नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में लगी हुई कविता जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय और साथ ही यूजीसी नेट में लगी हुई उनकी रचना को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1866 ईस्वी में। रत्नाकर की पिता पुरुषोत्तम दास जी भारतेंदु जी के बहुत अच्छे मित्र और साहित्य अनुरागी, साथ ही फारसी के अच्छे जानकार के रूप में ठहरे। कौन? जगन्नाथ दास के फादर, साथ ही उनके दोस्त भी रहे भारतेंदु के। भारतेंदु जी ने रत्नाकर जी को बचपन से ही सदकवि होने की भविष्यवाणी की थी। मतलब उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति देखने की विशेषता देखते हुए ही उन्होंने कह दिया था कि ये बेस्ट से बेस्ट क्या बनेंगे? कविताकार बनेंगे। इन्होंने शुरुआती दौर में जकी उप नाम से फारसी में कविताएं लिखी। ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि जकी किसको कहते हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रत्नाकर जी खड़ी बोली के आंगन होने के जाने के बाद भी ब्रज भाषा को अंत नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी रचनाएं ब्रज भाषा में की। मतलब समय परिवर्तन होने के साथ भी उन्होंने खड़ी बोली का जैसे ही आगमन होता है तो उस चीज़ को ना छोड़ते हुए ब्रज भाषा में भी उन्होंने रचनाएं कंटिन्यू रखा। रत्नाकर जी ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा था। मतलब खड़ी बोली के समर्थक जिन विद्वानों ने दिया था उन सभी को रत्नाकर ने मूर्ख या हठी नाम से संबोधित किया था। बिहारी सत्सय का बिहारी रत्नाकर सन 1921 नाम से अद्वितीय भाष्य इन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब बिहारी की जो सत्सय है उन्होंने इसका अनुवादक बिहारी रत्नाकर से किया। कब किया था? 1921 ईस्वी में। भ्रमर गीत की परंपरा सूरदास से प्रारंभ होकर जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक पर समाप्त होती है या की जाती है। कहते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें रत्नाकर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। हिंडोला क्वेश्चन पूछी गई है। दूसरा है समालोचना आदर्श। तीसरा है कलकाशी। चौथा है उद्धव शतक क्वेश्चन पूछी भी गई है। पाँचवां गंगावतरण, गंगा विष्णु लहरी। सातवां रत्नावष्टक। आठवां वीरानाष्टक। नौवां प्रकीर्ण पदावली और 10वां है हरिश्चंद्र, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रत्नाकर की संपादन अगर देखा जाए तो कवि कुल कंठाभरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम कवि कुल कंठाभरण क्वेश्चन पूछी गई है। बिहारी रत्नाकर और हमीरहट, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रत्नाकर की उद्धव शतक ब्रजभाषा की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। जो उन्होंने उद्धव शतक जो रचना की थी वो ब्रजभाषा की प्रौढ़ रचना मानी जाती है, मतलब सबसे मजबूत। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उद्धव शतक की मार्मिकता और रचना कौशल को अद्वितीय माना है। मतलब उद्धव शतक इनकी एक ऐसी रचना है जो कि बहुत ही मार्मिक है, साथ ही अद्वितीय, ऐसा जैसा रचना देखने में दुर्लभ होती है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है। समालोचना आदर्श अंग्रेजी कवि आलोचक पॉप की रचना है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का छंदोबंद अनुवाद है। मतलब समालोचना आदर्श जो इनकी रचना है वो अंग्रेजी के पॉप की रचना जो है ना, पॉप ऑन क्रिटिसिज्म, उससे अनुवाद किया गया है। कैसे छंद में? तो छंदबंद रूप में। प्रकीर्ण पदावली स्फुट पदों का संग्रह है। क्या है? प्रकीर्ण पदावली स्फुट पदों का क्या है? संग्रह है। हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक प्रबंध काव्य के रूप में इनका ठहरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हरिश्चंद्र इनकी रचना है और गंगावतरण जो इनकी रचना है, उद्धव शतक, सभी के सभी क्या है? प्रबंध काव्य के रूप में ठहरती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नाकर के हरिश्चंद्र, गंगावतरण तथा उद्धव शतक को बहुत ही सुंदर महाकाव्य माना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूरा मिलाने के लिए पूछ सकता है या एजर्सन और रीजन के रूप में भी यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है।
रत्नाकर जी ने सन 1932 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? रत्नाकर जी 1932 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो हुआ था ना कलकत्ता में, तो उसमें सभापति के रूप में संबोधित किया गया या फिर उसमें निर्वाचित किया गया या पदाधिकारी बनाया गया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर की मृत्यु 1989 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1989 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब इनकी रचनाओं को हमने देख लिया था, साथ ही अब इनकी जो रचना है ना बिहारी लाल के बारे में जो लिखे हैं, इस चीज़ को अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे बिहारी का जन्म होता है 1595। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं बिहारी एक ऐसे एकमात्र कवि हैं जिन्होंने एकमात्र रचना करके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। जैसे इनका जन्म होता है 1595 ईस्वी में, और बिहारी लाल के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा? तो कहता है, जन्म ग्वालियर जानियो, मतलब ग्वालियर में जन्म लिए थे, बंदे बुंदेलखंड बाल, तरुणाई अरि सुधार, मथुरा बसी ससुराल। मतलब इनका ससुराल कहाँ था? तो ये मथुरा में इनका ससुराल बसा। अर्थात बिहारी का जन्म ग्वालियर में, बचपन बुंदेलखंड में बीता और जवानी मथुरा में जहाँ उनकी ससुराल थी वहाँ बीता। बिहारी लाल के पिता केशव राय भी एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके पिता कौन थे? केशवदास नहीं, केशव राय। ठीक है दोस्तों। बिहारी लाल की पत्नी भी संभवतः कवयित्री ही थी। ठाकुर कवि ने तो सतसई के दोहे बिहारी को नहीं बल्कि उनकी पत्नी को लिखा बताया गया था। मतलब जो ठाकुर हैं उन्होंने बिहारी की जो रचना है सतसई है, उन्होंने बिहारी की नहीं मानी है बल्कि उनकी पत्नी द्वारा लिखा गया माना गया है। किसने माना? जो ये ठाकुर कवि जो है ना उन्होंने माना था। ठीक है। मिश्र बंधु ने भी केशव पुत्र वधु कहकर एक कवयित्री उल्लेख किया है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ हद तक हिंट भी मिलता है, जो कि कुछ विद्वान इस चीज़ को मानते भी हैं कि बिहारी सतसई जो उनकी रचना है वो कहीं ना कहीं उनकी केशव पुत्र वधु मतलब पत्नी की सहायता या फिर उनकी मदद भी इनमें सहयोग किया गया है। कहा जाता है बिहारी लाल के पदों की प्रशंसा सुनकर शाहजहां ने उन्हें आगरा बुलाया था तथा उनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर आगत सभी नरेशों ने वार्षिक पुरस्कार देना स्वीकार किया। मतलब प्रत्येक साल उनके लिए पुरस्कार देना उचित समझा। क्यों? उनके राजा द्वारा। रहीम की प्रशंसा में बिहारी ने एक दोहा लिखा है। किनकी प्रशंसा में? रहीम की प्रशंसा में बिहारी ने एक दोहा लिखा था और उस पर प्रसन्न होकर रहीम ने बिहारी को एक बड़ी रकम पुरस्कार प्रदान की गई थी। कहा जाता है कि जयसिंह अपने नई रानी के रंग से इस तरह लिप्त हो गए थे। मतलब वो हमेशा जयसिंह के दरबारी में रहा करते थे। कौन? तो बिहारी। तो उन्होंने जो जयसिंह रहते हैं अपने पत्नी के प्रेम में या स्नेह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि राजकाज का सब काम भूल गए थे। तब बिहारी ने निम्नलिखित दोहों पढ़कर उन्हें कर्तव्य बोध कराया गया था। मतलब उन्होंने ऐसा मस्त वाला एकदम ललन टॉप वाला जो कविता या फिर दोहा उन्होंने रचना की थी, जिसके माध्यम से जो जयसिंह रहते हैं वो जाग जाते हैं और अपने राज काम पाठ में वो जुट जाते हैं। वो कौन सा दोहा था? तो इसको देखते हैं। कहता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। तो कहते हैं कि जो उनकी पत्नी है अभी तक पूरी खिली भी नहीं है और इतना प्रेम इतना स्नेह दिखा रहे हो, अगर वो खिल जाए तो आप तो मतलब क्या हाल रहेगा आपका, है ना। तो इससे वो मतलब जो लिप्त थे राजा, वहाँ से वो जाग जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। उपयुक्त दोहा से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने बिहारी को अपने पास रख लिया और प्रत्येक दोहा पर एक एक असरफी देने की बात कही। असरफी मतलब उस समय का एक रत्न होता है। जयसिंह की महारानी अनंत कुमारी, मतलब जयसिंह की जो पत्नी रहती है उनका क्या नाम रहता है? अनंत कुमारी। बिहारी प्रसन्न होकर उन्होंने काली पहाड़ी नामक गाँव प्रदान कर दी। मतलब गाँव को ही दे दिया। कौन सा? तो काली नामक गाँव उन्होंने पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दिया। बिहारी लाल के गुरु नरहरिदास। बिहारी के कौन गुरु थे? तो नरहरिदास। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उनके पिता भी गुरु थे तथा आश्रयदाता जयसिंह के रूप में राजा जयसिंह ठहरते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, इनके गुरु कौन थे, या इनके राजाश्रय या किनके राजाश्रय में रहते थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। बिहारी लाल संतानहीन थे, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी तथा अपने भतीजे निरंजन कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। किसको मानते थे? निरंजन कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। क्यों? क्योंकि उसका भतीजा था। या कृष्ण कवि के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कृष्ण कवि के बाद में भी जाना जाता है और प्रसिद्ध भी होते हैं। बिहारी लाल का मृत्यु 1663 ईस्वी में
हुआ था। जैसे कि इनका जन्म 1595 में हुआ था और इनका जो मृत्यु होती है वो 1663 ईस्वी में हो जाती है। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की रचना एकमात्र सतसई है। मतलब उन्होंने एकमात्र रचना की और जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो बिहारी थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। जैसे रीतिकाल 3 भागों में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो ये रीतिसिद्ध कवि के रूप में ठहरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी जो है किस बद्ध के कवि हैं, तो रीति सिद्ध के कवि ठहरते हैं। सतसई की रचना बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए की थी। किसके लिए? राजा जयसिंह के लिए। इसकी रचना मुक्तक शैली में की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शैली में है, तो मुक्तक शैली में। सतसई के दोहों को आजम शाह ने क्रमबद्ध करवाया था। किसने करवाया था? आजम शाह ने क्रमबद्ध करवाया था। इस कारण सतसई आजम शाही क्रम के नाम से भी जाना जाता है। सतसई की रचना ब्रजभाषा में तथा दोहा छंद में की गई है। इसमें 6 सोरठे भी हैं। कितने सोरठे हैं? 6। बिहारी सतसई के समस्त दोही की संख्या 719 है। कितने हैं दोस्तों? 719। ये भी क्वेश्चन पूछी गई है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 मानी है। सभी विद्वान कुछ विद्वान अलग अलग मानते हैं। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर 713 मानते हैं, लाला भगवान दास ने 710 दोहों को प्रमाणिक माना है और कुछ विद्वान 719 मानते हैं। तो उन्होंने सतसई, तो यहाँ पर 719 सबसे ज़्यादा माना जाता है। यह विभिन्न विद्वानों द्वारा इस चीज़ का प्रमाणिकता या फिर वोटर मिला गया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई नहीं है। मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई नहीं है। मतलब उनके जैसा रचना करने वाला यूरोप में आज तक नहीं हुआ। ये कथन भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। आगे कहता है हिंदी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस को छोड़कर किसी अन्य ग्रंथ की उतनी टीकाएँ नहीं लिखी गई जितने की बिहारी सतसई में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर तुलना किया जाता है रामचरितमानस और बिहारी सतसई से। मतलब जितनी रामचरितमानस की टीकाएँ लिखी गई उतना बिहारी सतसई में लिखा गया, उससे दूसरा में नहीं मिलता है। अगला बिंदु कहता है अंग्रेजी विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटिका ने सतसई को काव्य काल की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित कृति माना, सबसे बेस्ट कृति माना। कौन माना है? इनसाइक्लोपीडिया। मतलब अंग्रेजी का विश्वकोश जो रहता है उसके अनुसार भी इसको सबसे बेस्ट या पुस्तक मानी गई है। बिहारी सतसई के बिहारी लाल के दत्तक पुत्र कृष्णलाल, मतलब उनको जो उनके जो चचेरा मतलब भतीजा जो लिया गया था, भाई का बेटा को जो लिया गया था, उसके कवि ने सर्वप्रथम बिहारी सतसई को टीका सवैया छंद में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहारी की जो बिहारी सतसई है सबसे पहले सवैया छंद टीका किसने कन्वर्ट किया है या फिर किसने बदल दिया है या अनुवाद किया है, तो उन्होंने कृष्ण का नाम हम लोग लेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम टीका सवैया छंद में लिखा था। सतसई की टीकाकारों में सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका, लल्लू लाल ने चंद्रिका, लाल चंद्रिका, मतलब विभिन्न विद्वानों ने इनकी सतसई टीकाकारों को क्या किया? अपने में अनुवाद किया था। जैसे सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका से, प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल चंद्रिका की टीका, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सतसई, पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई फारसी भाषा में तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई नाम से भी इन्होंने टीकाएँ लिखी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, यहाँ से मिलान के लिए आता है। ठीक है, जैसे आनंदीलाल शर्मा ने कौन सा? फिरंगी सतसई, तो इसके लिए मिलान के लिए आएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो रत्नाकर सतसई जो परिवर्तन किया गया या जो अनुवाद किया गया, इस चीज़ को भी यहाँ पर मिलाने के लिए बखूबी आता है। अगला बिंदु, पंडित परमानंद ने सतसई का अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? परमानंद ने किया था। किस नाम से? तो श्रृंगार सप्तशती से। तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने भी उर्दू में गुलदस्तक बिहारी नाम से भी अनुवाद किया गया है। अंबिका दत्त व्यास ने सतसई के दोहों को रौला छंद में परिवर्तित कर टीकाएँ लिखी। किसमें? रौला छंद में सतसई करके टीकाएँ परिवर्तित की। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिहारी के काव्य में 3 विषय रहे हैं। कितने? 3 विषय रहे हैं, श्रृंगार, नीति और भक्ति।
श्रृंगार, नीति और भक्ति। मतलब उनके काव्य में जो बिहारी सत से रचना की गई थी उसको मतलब एक मुख्य आधार जो नियम बनाया गया था वो था 3। कौन कौन सा था? एक श्रृंगार था, नीति और भक्ति थी। हिंदी साहित्य में यदि सूरदास भक्ति रस के, तुलसीदास शांत रस के और भूषण वीर रस के आचार्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूरदास भक्ति रस के गुरु हैं, तुलसीदास शांत रस के हैं, भूषण वीर रस के आचार्य हैं। तो रसिक जो बिहारी लाल हैं वो श्रृंगार रस के सिद्ध कविवर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सूरदास भक्ति रस के हैं, तुलसीदास शांत रस के हैं, भूषण वीर रस के हैं और बिहारी श्रृंगार रस के हैं। ठीक है दोस्तों, बिहारी के काव्य की विशेषता है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति। मतलब उनकी शब्द की इतनी मजबूती के साथ पकड़ रखते हैं जिसे समझ पाना थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है और सटीक रूप में उसको सजाने का काम करते हैं। कौन? बिहारी। सूरदास की राधा भावुक और मुख हैं, किंतु बिहारी की राधा तार्किक और वचाल है। मतलब सूरदास में जो रचना की गई थी राधा के बारे में वो भावुक थी और मुख थी, मतलब कम बोलने वाली। लेकिन बिहारी की जो राधा है वो काफ़ी तार्किक है, मतलब एकदम तर्क के साथ क्वेश्चन पूछी जाती है, साथ में बहुत बोलने वाली। लाला भगवान दीन बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य को चौथा रत्न मानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहते हैं? लाला भगवान दीन बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद साहित्य का चौथा रत्न किसको मानते हैं? बिहारी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मिश्र बंधु ने भी अपने समय अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा स्थान दिया है। किसको दिया है? बिहारी को। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। आगे कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे कौन? बिहारी। और कौन सा संप्रदाय में? तो वो ध्वनि संप्रदाय के कवि के रूप में ठहरते हैं। ठीक है दोस्तों, सच्चाई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है। मतलब उन्होंने जो रचना की थी उसके बारे में अपने टिप्पणी करते हैं कि करी कमाई सच्चाई भरी अनेक स्वाद। उन्होंने अपने कमाई से सच्चाई को भरी है और उन्होंने अनेक स्वाद उसमें डाला है। श्याम सुंदर दास ने बिहारी सच्चाई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक परिचारित कृति माना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? श्याम सुंदर दास ने बिहारी सच्चाई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक परिचारित कृति माना है। विश्वनाथ सिंह ने बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य का साहित्य का बेजोड़ कवि माना है। क्या माना है? साहित्य का बेजोड़ कवि ने माना। ये किसको माना है? किसने माना है? तो विश्वनाथ सिंह ने किसको माना है? बिहारी को। क्या माना है? साहित्य का बेजोड़ कवि, मतलब सबसे अनूठा या अनुपम कह सकते हैं। तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। किसने? HPD ने माना है। किसको माना है? बिहारी को माना है। क्या माना है? रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। और इसमें कोई दाग भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए एक रचना से कोई इतनी प्रसिद्धि है ना, तो आप समझ सकते हैं कि और रचना करने पर कितनी उनकी लोकप्रियता हो सकती थी। ठीक है, माना जाता है कि पद्म सिंह शर्मा और मिश्र बंधु के बीच बिहारी और देव की श्रेष्ठता को लेकर काफ़ी विवाद रहा है और श्री शर्मा बिहारी को श्रेष्ठ बता रहे थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। कहता है पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चाई की भूमिका में, क्या कहता है? बिहारी सच्चाई की भूमिका में कहते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग विभूति नाम से आलोचना ग्रंथ की रचना की। मतलब विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पर उनके नाम से भी रचनाएं की। जैसे पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चाई की भूमिका लिखी, उनकी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी के रूप में लिखी। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव को लिखी तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग विभूति नाम से आलोचना ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत के आचार्य बालदेव उपाध्याय ने कहा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। यहाँ देखिए, ये विद्वान है, उनका कहना है कि हाल विद्वान का नाम है, गाथा नामक रचना किए। ठीक है, गोवर्धन कौन सा? गोवर्धन आर्य ने तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी किसके? दोहा के बादशाह हैं। कथन किसका है? बलदेव उपाध्याय का। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहने के बजाय रस सिद्ध कवि कहना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना है। क्या? रस सिद्ध, मतलब रस से एकदम
विभोर रहते हैं, इसलिए उन्होंने रस सिद्ध कवि कहा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में कवि ने कहा है कि सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर देखन में छोटे लागे वेदो सकल शरीर। कहने का मतलब है उनकी दोहा देखने में बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन उनका जब किसी के ऊपर वार किया जाता है या व्यंग किया जाता है तो भेदो सकल शरीर पूरा का पूरा छेद करते हुए निकल जाता है। काव्य में अंग गांभीर्य और उसके विस्तार के कारण बिहारी को अक्षर कामधेनु भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है, अक्षर कामधेनु भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बिहारी को कहा जाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने बिहारी के विषय में क्या राय प्रदान की है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे बाबा, साहित्य के बाबा मतलब रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में क्या कहा है। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में किसी भी एंगल से पूछी जाती है दोस्तों। जैसे पहला, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ना जाने कितनों बार क्वेश्चन पूछी गई है। दूसरा बिंदु कहता है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसके एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। क्या माना जाता है, एक एक रत्न माना जाता है। ये सब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में हम लोग भी इग्नोर करके निकल जाएंगे। ये बोलेगा हमको उस समय ढंग से पढ़वे नहीं किया, अब कहाँ से हम तुमको याद आएंगे, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा बिंदु क्या कहता है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में विद्यमान थी। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँच जितनी ही रह जाती है। ये सभी कथन किसके हैं, सभी के सभी ये कथन देखने को मिलता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बिहारी के विषय में। अगला बिंदु कहता है, बिहारी की काव्य रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। कहाँ मिलता है, अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। मतलब असाधारण मतलब बेहद मजबूती के साथ पकड़ बनी हुई थी। शब्द और वर्ण उसके दोहों में नगों की भांति जड़े हुए हैं तथा रत्नों की आभा बिखेरते हैं। उनके शब्दों में इतनी जान होती है कि जिसके माध्यम से वो बेहद से बेहद खतरनाक शब्द का निर्माण करते हैं और किसी के ऊपर व्यंग करके उस चीज़ को सही दिशा में उसका रुख मोड़ देते हैं। सातवां बिंदु कहते हैं, बिहारी का विरह वर्णन मजाक ही हद पार कर गया है। मतलब इतने खतरनाक करते हैं कि वो बहुत बेहतर तरीके से विरह व्यंजना का वर्णन करते हैं। इनके दोहा क्या है, इस रस छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के नायिका इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मतलब इतनी खतरनाक है जो उनके माध्यम से जो नायिका रहती है वो पीछे हो जाती है। जब सांस निकलती है तब उसके साथ 4 कदम आगे आ जाती है, बढ़ जाती है। मतलब घड़ी के पेंडुलम की सी दशा और इसकी रहती है। आगे कहता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध हो चली है। ये कथन किसका है, विश्वनाथ का है। कहते हैं बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपने कर्म से दूर रहकर सतसई रची और उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध होती है। मतलब उनका जो रीतियाँ हैं अपने आप आ जाती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय कहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि रसिकों के हृदय का हार है, रसिकों के हृदय का हार है। कौन, बिहारी सतसई की रचना सतसई, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा ने अपने द्वारा संपादित ग्रंथ स्वर्ण मंजूषा में, किनकी रचना है स्वर्ण मंजूषा, तो है नलिन विलोचन शर्मा की। उसमें उन्होंने वर्णन किया है और कहा है कि बिहारी जी की कविता हिंदी कविता कामनी के ललाट की बिंदी है। मतलब बिहारी की कविता हिंदी कविता, मतलब बिहारी की जो कविता और जो हिंदी की कविता है वो कामनी के ललाट की बिंदी है। मतलब एक प्रकार से एक शरीर में जो श्रृंगार करते हैं, सब कुछ श्रृंगार होने के बाद अगर बिंदी नहीं लगाते हैं तो अशोभनीय लगती है, उसी प्रकार इसमें भी होती है। पद्म सिंह शर्मा बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान जिधर से तोड़िए
मीठी लगेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने। अब बिहारी के पद कुछ हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहता है बिहारी ने मंगलाचरण के पद मेरी भव बाधा हरो राधा श्याम नागरी, ये इसका वर्णन किया गया है। इसमें और भी आगे दिया हुआ है, जैसे पद में कृष्ण में मीठी श्रेष्ठ राधा को बताया गया है, क्योंकि राधा के शरीर की छवि पड़ते ही कृष्ण का चेहरा खिल जाता है। मतलब क्या कहता है, राधा का जो शरीर है वो मीठी बताया गया है, क्योंकि कृष्ण का चेहरा देखते ही खिल जाता है। बिहारी ने नायिका के भेद की प्रेम तुलना मणि से की है। जिस तरह मणि की कांति वस्त्र से छनकर निकल जाती है, उसी प्रकार प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन बाहर निकल ही जाता है। नायक कहता है कि तेरे नाक की खूबी, ओहो तेरी नाक की खूबी कर्णभूषण मेरे हृदय में नेजी की नोज की तरह धंस गई। मतलब आप इतने सुंदर हैं कि हम देखते से आपके ऊपर क्या करें, धंस गए। कवि बिहारी कहते हैं कि वह बाला इतनी दूधिया गोरी है कि जो चांदनी से मिल गई। मतलब गोरी इतनी है कि वो दूध के समान बताया गया है। नायिका के गौर वर्ण के कारण मालती की माला उसकी कांति से सोनजूही सा दृश्य हो गई। मतलब सोनजूही जो रचना जो फूल है उसके समान उसको बताया गया है। बिहारी नैन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह प्रीतम के छवि से छक्के नैन हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। क्या? पल पल बदलते रहते हैं। कवि ने लज्जा की तुलना टूटी रस्सी से की है। मतलब उनके जो लज्जा रहता है वो टूटी रस्सी से बताया, क्यों कि चित्त की तुलना भौहें से की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनकी लज्जा जो रहती है वो किससे रहती है? रस्सी से रहती है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो चित्त रहता है, जो मन रहता है, वो भौरे के समान बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कवि कहते हैं कि महामुनि ने नायिका को काम योग की सब युक्ति खा दी है। क्या दी है? खा दी है। सब योग की मुक्ति की खा दी है। कवि ने नायिका की हंसी को नायक के लिए फांसी रूप ठग कोड़ी गड्ढे को मारे गए नायक को रखने की जगह दी है। यहाँ जो कहते हैं ना, जो नायिका रहती है उसकी जो हंसी रहती है और नायक की फांसी, मतलब जैसे ही नायिका हंसती है तो नायक का दिल जो रहता है वो एकदम लगता है कि आघात पहुँचता है, इतनी खुशी मिलती है, इतने सुंदर है जो हंसते ही वो देखना रह जाते हैं। रूप को ठग फोड़ी के गड्ढे को मारे गए नायक को रखने की जगह बताया गया है। ये अतिशयोक्ति यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग अध्ययन किए थे कि इनकी रचना थोड़ी सी अतिशयोक्ति हम सभी को देखने को मिल सकती है। कवि कहता है कृष्ण के रूप में मिलकर अब नायिका का मन तो पानी के नमक के समान हो गया है। मतलब नमक पानी में घुल के नमक समान हो, नमक मतलब पिघल गया है, अर्थात उससे अलग होना असंभव है। जिस प्रकार से पानी में नमक डालने के बाद उससे अलग करना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार उनके प्रेम से में मिलकर नायिका और नायक का मन एक समान हो गया है। कवि बिहारी ने कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि पलके पे पीठ, होंठों पे अंजन, माथे पर महावर लगाकर आप भले लग रहे हैं। यहाँ बिहारी ने कृष्ण के सौंदर्य का असंगत रूप में वर्णन किया है। मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे कहता है कवि बिहारी की नायिका कहती है, कवि बिहारी की नायिका कहती है कि है सुजान राधिके मैं तुझ पर उर्वशी बलहारी करती हूँ, तू मोहन के हृदय में बसी उर्वशी के समान है। मतलब प्रेमिका के समान है, फूल के समान है। वस्तुतः यहाँ यमक के माध्यम से, यमक जो अलंकार है वो यमक के माध्यम से कवि ने 2 आई उर्वशी का एक अर्थ हृदय होता है जो वास करना होता है, दूसरा होता है लक्ष्मी। उर्वशी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 2 बार लिया गया है। एक हृदय जो वास करने वाला है और दूसरा अर्थ है उर्वशी का लक्ष्मी के रूप में लिया गया है। ठीक है। कहता है कवि ने कुछ की तुलना गिरि पर्वत से की है। गिरि मतलब पर्वत से की है, तथा गाल में पड़ने वाली डिंपल को गड्ढा कहा है। मतलब उनकी हर एक प्रक्रिया में उनको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। क्या बात है, सिर्फ क्या दिखाई देती है, सुंदर ही सुंदर दिखाई देती है। बिहारी ने नायिका की नज़र की तुलना किबलानुमा से की है। किबलानुमा मुसलमानी समय का एक यंत्र है जिसकी सुई हमेशा मक्के की तरफ रहती है। कवि बिहारी ने नायक और नायिका का प्रेम वाचन नेत्र के माध्यम से पूरे भवन में करवा दिया है। दोनों एक दूसरे पर रीझते भी हैं
और किसी को पता तक नहीं चलता। इतने अच्छे उनके शब्द से उन्होंने वर्णन किया है जिसके माध्यम से उसको पता ही नहीं चलता है कि वो लोग नैन मटका कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पर बड़े दर्शक बैठे हुए हैं, उनको कोई आता पता नहीं रहता है। बिहारी लाल की नायिका पैर इतने कोमल और लाल हैं कि नाइन को उसमें महावर की गोली का भ्रम हो जाता है। मतलब हर अंग उनका सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देता है, बाल हो या गाल हो या पैर हो या कुछ भी हो। नायिका की एड़ी इतनी रकमी है, देखिए एड़ी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। रकीम है कि कोहर जंगली लाल फल की तरह लग रही है, मतलब जंगल का फल जैसे दिखाई दे रहा है उसको, जिस कारण नाइन महावर लगाना ही भूल गई या लगाने में भ्रम पड़ गई, है ना। बिहारी की नायिका की आंख रक्त के समान है, वे कमलों का मान मर्दन करती है, चंचलता में खंजन पक्षी को भी मार दे। मतलब इतनी सुंदर है कि चंचलता में खंजन पक्षी को भी मात दे, मतलब हरा दे। यहाँ पर विभिन्न दोहों का उसका अलंकार से नवाजा गया है, जो कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिहाय, जातन की छाय परे श्याम रहित इति होय। तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। श्लेष मतलब होता है चिपका होना, काव्य अलंकार के रूप में दिखाता है। कहता है अरत टरत ना बर परे दई मरक मनु मैन उत्प्रेक्षा अलंकार है। शनि कजल चक झक लगने उपजो सुधी ने स्नेह रूपक अलंकार है, रूप का वर्णन है। मनमथ नेजा नौक्सी उपमा अलंकार है, जो उपमा देते हैं। टूटी लाज की लाव रूपक अलंकार है। जोगी जुगती खाए सबे मनो महामुनि मैन उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार है। सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपलव डार उत्प्रेक्षा अलंकार है। पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, अज मिले सुभली करी भले बहिनो लाल। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। राती रमी रति देती कहीं और प्रभु प्रभात छेकानुप्रास, तो पर पवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, यमक अलंकार है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घानानंद, जो कि सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं ये आप सभी के लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे। और अगर आपके लिए अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलने के साथ ही और भी बेहतर काम करता रहूं। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।